हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @Lakshmi24 क्लासेस पर। और पता है कि इस चैनल पे हम लगातार भौतिक भूगोल का क्लास करा रहे हैं और इस क्रम में आज हम अगला चैप्टर लेके आए हैं आपके सामने। वो है महाद्वीप एवं प्रमुख प्रायद्वीप, भूपटल के विभिन्न उच्चावच। आपको पता है कि ये क्लास हमने पहले ही शुरू कर दिया था और एक क्लास इसका हो चुका है। तो जिन लोगों ने अब तक उस क्लास को नहीं देखा है तो पहले आप पीछे का क्लास देखें, उसके बाद इस क्लास को देखना शुरू करें तो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा पीछे के बात आपको बता दें कि महाद्वीपीय एवं प्रमुख प्रायद्वीप, भूपटल के विभिन्न उच्चावच। एक तो हम पहले इसके पिछले क्लास में महाद्वीप क्या होता है ये बता चुके हैं, प्रायद्वीप क्या होता है ये बता चुके हैं, और द्वीप क्या होता है ये बता चुके हैं, और जल संधि के बारे में भी हमने बता दिया है। तो इन सारे टर्म्स को जानने के बाद ही आप इस क्लास में आइए तो इसको ज़्यादा आप समझ पाएंगे। तो जैसे कि हमारे लेसन के नाम से ही पता चल पा रहा है कि इसमें महाद्वीप के बारे में जानना होगा और प्रायद्वीप के बारे में जानना होगा, और भूपटल के विभिन्न उच्चावच, मतलब हमारे भूपटल पे विभिन्न उच्चावच देखने को मिलता है। और वो उच्चावच क्या है, जैसे पहाड़, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप, जलसंधि, झील और नदी, अपवाह तंत्र, ये सब हमारे भूपटल के उच्चावच हैं। और इसको पढ़ने से पहले हम लोगों ने भू उच्चावच का एक पार्ट हमने खत्म कर लिया है, वो है पर्वत के निर्माण के बारे में बता दिया है और पर्वत के प्रकार को भी हमने डिस्कस कर लिया है। और अब हम चल रहे हैं इस क्रम में पठार के बारे में पढ़ने के लिए। और अब पठार के अंतर्गत इसे 5 भागों में बांटा गया है और पहला उसके अंतर्गत आता है अंतर पर्वतीय पठार, दूसरा गिरिपाद पठार, तीसरा गुंबदाकार पठार और चौथा जो है महाद्वीपीय पठार, पांचवा ज्वालामुखीय पठार। तो ये 5 उच्चावच के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसको पढ़ने के साथ साथ आप अपने साथ एक मैप को जरूर रखें, क्योंकि ये सारा काम हम मैप पे करने वाले हैं। तो आपके पास अगर मैप होगा तो आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे और जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं तो मैप पे आप उसको मार्किंग करते जाइए, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार नाम से ही पता चल रहा है कि कई पर्वतों के बीच के सपाट जमीन को ही क्या कहते हैं, अंतर पर्वतीय पठार। लेकिन इससे पहले आप पठार का जो डेफिनेशन है उसको पहले समझ लीजिए। पठार का डेफिनेशन यह है कि यह द्वितीय क्रम के उच्चावच है। क्या है द्वितीय क्रम? तो प्राथमिक क्रम का उच्चावच क्या होता है, तो आप देखेंगे कि हमारा ये भूभाग है और ये समतल जमीन है, और समतल भूभाग पे जो प्रथम प्रकार के उच्चावच है वो पहाड़ है या पर्वत है, जो कि पढ़ चुके हैं। और पर्वत से थोड़ा सा कम ऊंचा होना चाहिए, इससे कम ऊंचाई के जो होता है और सपाट होता है वो क्या होता है, पठार होता है। और पठार से भी कम ऊंचा और सपाट हो, इसके तुलनात्मक रूप से पठार से नीचे होता है और ये क्या होता है, सपाट होता है, तो इसको मैदानी भाग कहते हैं। तो एक पर्वत भी पठार के रूप में काम करता है। जब इस पर्वत का पूरी तरह से अपर्दन हो जाता है, इस पर्वत का जब पूरी तरह से अपर्दन होता है और ये इसका जो पहाड़ के ऊपर वाला भाग है, शीर्ष भाग है, वो क्या हो जाता है, समतल हो जाता है, तो यह भी एक पठार का रूप ले लेता है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि पठार क्या है। तो अब चलते हैं अंतर पर्वतीय पठार में, दोबारा लौट के आ रहे हैं। तो अंतर पर्वतीय पठार से पता ही चल रहा है कि कई पहाड़ों के बीच जो समतल भूमि होता है उसी को क्या कहते हैं, उसको अंतर पर्वतीय पठार के नाम से जाना जाता है। तो अंतर पर्वतीय पठार को जानने से पहले, क्योंकि हम भौतिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें कोई भी चीज रटना नहीं है, हमें भौतिक भूगोल को उसके हिसाब से देखना है, ठीक है कि नहीं, कि क्या क्रियाएं हो रही है, भूगार्भिक क्रियाएं क्या हो रही है, प्लेटों के साथ विवर्तनिक क्रिया क्या हो रही है। इसके आधार पे हम क्या करेंगे, सारे पठार को याद करेंगे। हमें रटना नहीं एक एक करके पठार की कौन से पठार कहाँ है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं और एक एक करके यहाँ से शुरू करते हैं। अंतर पर्वतीय पठार के निर्माण के बारे में पहले पढ़ लेते हैं हम लोग।
तो इसका निर्माण कब होता है? आपको पता है कि दो प्लेट जब अभिसरित हो जाते हैं, दो प्लेट अभिसरण के मतलब है कि हमारे पास दो प्लेट हैं और ये दो प्लेट आपस में जब अभिसरित होती हैं तो इसके बाद की जो घटनाएं हैं उसको आप समझिए कि अभिसरित होने पे ये क्या होता है, प्लेटों का या तो प्लेट टूट जाती हैं या तो प्लेटें मुड़ जाती हैं। तो प्लेट जब मुड़ जाती हैं तो क्या होता है, जैसे ये प्लेट आप देखते रहिए, ये यहाँ पे बना हुआ है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। प्लेट क्या है, दोनों प्लेट आपस में टकरा रही थी, लेकिन प्लेट का कुछ भाग मजबूत होने के कारण क्या हो गया कि कुछ हिस्से इसके मुड़ गए, टूटे नहीं, और कुछ हिस्सा जैसे के वैसे रह गया। तो ये जो फ्लैट सरफेस है, ये आप देख रहे हैं, समतल भाग जो है ये दो पर्वतों के बीच का समतल भाग है, ठीक है। तो ये अंतर पर्वतीय पठार कहलाएंगे। तो अंतर पर्वतीय पठार जो है वो अभिसरण क्रिया से बनती हैं। तो आपको पहले से ही बता चुके हैं, जहां पे हम प्लेट का चर्चा कर रहे थे, कि हमारे कौन कौन से यहाँ पे भाग हैं जो अभिसरित क्या हो रहे हैं, अभिसरित हो रहे हैं। तो वो कौन कौन से भाग हैं, तो आपको पता होगा कि ये पूरा क्षेत्र प्रशांत महासागर का प्लेट जो है लगातार उत्तर अमेरिका के प्लेट या दक्षिण अमेरिका के प्लेट से टकराती रहती हैं, मतलब अभिसरित होती रहती हैं। तो इस अभिसरण के प्रक्रम में यहाँ पे दो पहाड़ों मतलब दो पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। जो उत्तर अमेरिका में पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है वो कौन सा पर्वत है, तो रॉकी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है, और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। तो इसमें जो पहला पठार हम पढ़ रहे हैं, अंतर पर्वतीय पठार, वो उत्तर अमेरिका में पढ़ रहे हैं और वो होगा कोलंबिया का पठार। तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि कोलंबिया का पठार को आप कैसे कह सकते हैं कि वो अंतर पर्वतीय पठार है। तो आप समझिए, एक और रफ डायग्राम बनाते हैं आपके सामने। आप भी ऐसे एक रफ डायग्राम बनाया करिए अपने कॉपी में, ठीक है। अब क्या है कि जब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों प्लेट आपस में अभिसरित हो रही हैं, प्लेटें यहाँ, तो यहाँ किस तरह के पहाड़ का निर्माण हो रहा है, तो एक वलित पर्वत पहाड़ का निर्माण हो रहा है। और इस तरह के जो हमने आपको पठार बताया है, ये पठार हमेशा वलित पर्वतों में पाए जाएंगे। जैसे मान लेते हैं ये दो जो हमारे प्लेट है आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद कुछ इस तरह का रूप बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके बीच का जो ये भूभाग है वो क्या हो जाता है, अंतर पर्वतीय पठार कहलाता है। और ये कब होता है, तो ये जो ये माउंटेन बना है, ये फोल्ड माउंटेन बना है, कैसा, वलित पर्वत बना है। तो दो वलित पर्वतों के बीच के जगह जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये वलित पर्वत के बीच के जो ये बीच वाले जगह हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर पर्वतीय पठार के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि यहाँ तो फिर अंतर पर्वतीय पठार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक रॉकी पर्वत श्रृंखला का निर्माण है। क्या है, रॉकी पर्वत श्रृंखला का निर्माण है। लेकिन ये जो पर्वत श्रृंखला का निर्माण है, ये पर्वत श्रृंखला तीन अलग अलग काल के पर्वत के श्रृंखलाओं से मिलकर बना हुआ है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, जिसमें जानने की कोशिश किया था कि तीन अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना हुआ हमारा रॉकी पर्वत। सबसे पहला जो है ये कोस्टल रीजन से चिपका हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कोस्टल पर्वत श्रृंखला। उसके ऊपर अगर इसके बगल में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारा आता है कॉस्केड। क्या आता है, कॉस्केड श्रृंखला आता है। और कॉस्केड के जब बगल में आएंगे तो यहाँ रॉकी पर्वत श्रृंखला आता है। और ये दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो जगह होती है, ये दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो जगह होती है ये कैसी होती है, सपाट होती है, जिसको क्या कहा जाता है, इस सपाट भूमि को क्या कहा जाता है, जिसको पठार कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरह अगर हम दक्षिण अमेरिका में देखें तो यहाँ पे, पहले उत्तर अमेरिका में और भी देख लेते हैं। तो जितने भी यहाँ पे पठार दिख रहे हैं, जैसे हमारे पास कोलंबिया का पठार है, कोलोराडो का पठार है और मैक्सिको का पठार है, तो ये किनके बीच में है, तो ये या तो कोस्टल माउंटेन रेंज या फिर कास्केड या रॉकी के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह इसी जो हम यहाँ पे रॉकी कहते हैं, इसी का विस्तार हमको देखने को मिलेगा दक्षिण अमेरिका में, जो एंडीज के नाम से जाना जाता है। और एंडीज में भी दो हम लोगों को पठार पढ़ने, अंतर पर्वतीय पठार, जो कि पेरू और बोलिविया के पठार है। फिर अगर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे अनातोलिया का पठार। अनातोलिया का पठार कहाँ पे है, तो एशिया माइनर में, मतलब टर्की का वो हिस्सा जो एशिया में है उसे हम क्या कहते हैं, एशिया माइनर कहते हैं। ठीक है, तो एशिया माइनर का जो ये अनातोलिया का पठार है, ये भी अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है, क्योंकि इसके एक तरफ ये कौन सा पर्वत है, तो एक पॉन्टियस पर्वत है, और दूसरा इसके नीचे, तो यहाँ लिख देते हैं ये पॉन्टियस पर्वत है, पॉन्टियस, और ये जो है इसका नाम है टॉरस।
क्या है, टॉरस। तो ये दोनों पर्वतों के बीच इसका निर्माण हुआ है, वो है अनातोलिया का पठार। फिर जाते हैं तिब्बत का पठार, और तिब्बत के पठार से कौन नहीं वाकिफ है, ये जो है दुनिया के सबसे ऊंचाई पे स्थित पठार है। ये लगभग 500 मीटर 5000 मीटर ऊंचा है, और इसे दुनिया के छत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चलते हैं तिब्बत के पठार। तिब्बत के पठार में नीचे हिमालय पर्वत दिख रहा होगा, और ऊपर कुनलुन, इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो कुनलुन पर्वत श्रृंखला है, और दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में ये पठार जो है वो तिब्बत का पठार कहलाता है। ठीक है, तो हम एक तरीके का पर्वत का जो पर्वतीय पठार जो है, अंतर पर्वतीय पठार, वो खत्म करते हैं। दूसरे हिस्से में जाते हैं। पठार का दूसरा भाग है जो है गिरिपाद पठार। क्या है गिरिपाद पठार, जिसको कहते हैं पीडोमाउंट प्लेट्यू। अब इसका निर्माण कैसे होता है, इसको समझने के लिए आप अगर सीरीज से देखते आ रहे हैं मेरे क्लास को, तो आपको समझना आसान होगा। जहां हम अपर्दन निक्षेपण के बारे में पहले ही पढ़ा चुके हैं, और वो चीज यहाँ पे अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, और ये क्रिया यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे पहाड़ है तो पहाड़ का सबसे पहले अपक्षय होता है। अपक्षय कई माध्यम से इसके अपर्दन होते हैं, और अपर्दन के माध्यम से क्या होते हैं कि जैसे पहाड़ के आगे वाले हिस्से क्या होते हैं, इनके जो अवशिष्ट हैं यहाँ पे अपर्दित पदार्थ है, ये क्या होते हैं, पर्वत के पाद के पास जमा हो जाते हैं, और एक सरफेस का निर्माण कर लेता है, समतल भूभाग का निर्माण करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, गिरिपाद पठार कहते हैं। इसको समझने के लिए गिरिपाद पठार को आप पहचानना होगा। तो आप देखेंगे कि एक तरफ पहाड़ होगा, दूसरे तरफ मैदान या सागर का हिस्सा होगा, और बीच में वो समतल भूमि होगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा पिडमांड का पठार। पिडमांड का पठार आप देख सकते हैं कि उत्तर अमेरिका में आप जाएंगे तो यहाँ अपलेशियन पर्वत है। क्या है, अपलेशियन पर्वत। और इस साइड से क्या है, या तो मैक्सिको का खाड़ी है या अटलांटिक का सागर है। मतलब हमारे पास यहाँ तट भी है, और तट के साथ दूसरे तरफ हमारा क्या है, पर्वत श्रृंखला भी है, और इसके बीच का जो ये पठार है इसको कहते हैं पिडमांड का पठार। और दूसरा इसका एग्जाम्पल जो है वो है पेटागोनिया का पठार। पेटागोनिया का पठार कहाँ है, तो अर्जेंटीना में पेटागोनिया का पठार है। अब तीसरे पठार पे चले तो ये है गुंबदाकार पठार। क्या है, गुंबदाकार पठार। गुंबदाकार पठार किसे कहते हैं, तो गुंबदाकार पठार वैसी भू आकृति होती है जहां पे भूमि के अंदर से क्या होता है, उस पे एक दाब पड़ता है, या तो गैसों का दाब होता है या ज्वालामुखीय दाब होता है। इन ज्वालामुखी दाब या गैसों के दाब के वजह से भू आकृति में उभार आता है। मतलब भूमि में क्या होता है, एक उभार आ जाता है, और उस उभार के ऊपर जो होता है, जो उसका शीर्ष होता है, शीर्ष कैसा होता है, शीर्ष पूरा फ्लैट होता है। इसी वजह से इसको हम पठार कहते हैं। ठीक है, तो कैसा है गुंबदाकार पठार, भूपटल में वलन के कारण उभार आता है। ये वलन कैसे हो पाता है, तो ज्वालामुखीय वलन हो सकता है, गैसीय वलन हो सकता है। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो कहाँ देखने को मिलेगा, तो ओजार्क। कहाँ मिलेगा, तो उत्तर अमेरिका के ओजार्क ये पठार जो है ये इसका उदाहरण है। उसके बाद भारत में अगर जाते हैं तो भारत में रामगढ़ का पठार और उत्तरी छोटा नागपुर का पठार इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, अब पठार का जो हम चौथे भाग में जा रहे हैं जो है महाद्वीपीय पठार। नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये महाद्वीपों में कहीं भी हो सकता है, पर्वत से दूर हो सकता है। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पर्वतीय पाद पठार मतलब जो पर्वत के जस्ट बगल में हो, और जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा हुआ अंतर पर्वतीय जो पर्वतों के आसपास हो। लेकिन ये एक ऐसा पठार है जो पर्वत से दूर बनता है, लेकिन इसका भी एक कंडीशन होता है कि पर्वत से दूर तो बने लेकिन एक तरफ सागर या मैदान हो। ठीक है, तो पर्वतीय भागों से दूर परंतु सागरीय तटों या मैदानों के पास होता है। इसका निर्माण लावा अपरिमित विस्तार एवं धरातल के ऊपर उठने से होता है। तो इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण जो है वॉल्केनिक इरप्शन के वजह से होता है, जिसमें लावा निकलता है, और वो लावा क्या होता है, दूर दूर तक फैल जाता है, और वो दूर तक फैलने की वजह से एक पठार का निर्माण कर लेता है, जिसे हम सील्ड भी कहते हैं। तो सील्ड, इसको क्या कह सकते हैं, इसको सील्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे जो पूरे विश्व में देखा जाए तो प्रमुख जाने माने सील्ड जो है, जो इस प्रकार के प्रक्रिया से बनी है, तो वो कौन कौन से सील्ड है। तो सबसे पहले जाते हैं उत्तर अमेरिका में। उत्तर अमेरिका के कनाडा वाले हिस्से पे आप जाएंगे तो यहाँ देखने को मिलेगा लॉरेंसिया, जिसको हम कहते हैं कैनेडियन सील्ड। फिर आप आएंगे दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में जब आएंगे तो ब्राजील का सील्ड उसका बेस्ट उदाहरण हो सकता है। और यूरोप में जाएंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा स्कैंडिनेवियन सील्ड। स्कैंडिनेवियन ये पूरा ये 3 कंट्री मिलके एक स्कैंडिनेवियन कंट्री बनाती हैं। उसके बाद आता है बाल्टिक सील्ड।
बाल्टिक शील्ड कहाँ है? फिनलैंड के जस्ट बगल में ये बाल्टिक सागर है, और बाल्टिक सागर के आप मैप में देखेंगे इसको तो बाल्टिक सागर के जस्ट बगल में बाल्टिक शील्ड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये शील्ड हो गए। इंडिया में भी एक शील्ड है जिसको क्या कहते हैं? डेक्कन शील्ड। लेकिन डेक्कन शील्ड जो है वो महाद्वीपीय पठार का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये जो है ज्वालामुखीय पठार का उदाहरण है। और कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलियन का पठार यहाँ पे चले जाएंगे। ये भी किसका उदाहरण है? ये तो महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है। तो आप महाद्वीपीय पठार अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे चलें, और आखिरी जो पठार का आखिरी भाग है वो है ज्वालामुखीय पठार। आखिरी भाग क्या है? ज्वालामुखीय पठार। इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण भी वॉल्केनिक इरप्शन से होता है। और इसमें क्या होता है? जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है यहाँ सिलिका का मात्रा ज्यादा पाने की वजह से ये इसका जो लेयर बनता है, जो ये फ्लैट बनता है, सरफेस के ऊपर बिछ जाता है लावा, वो मोटे होते हैं। ठीक है कि नहीं? इससे जो पठार बनता है वो मजबूत पठार बनता है। तो ये क्या है? ज्वालामुखी के निस्तृत लावा के जमाव के कारण बने सपाट भू आकृति को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ज्वालामुखीय पठार। इसका जो आपको बेस्ट उदाहरण देखने को मिल सकता है स्नैक का पठार। स्नैक का पठार कहाँ है? तो ये कोलंबिया में है। ठीक है, दूसरा दक्कन का पठार जो अभी हम आपको बोले हैं ये हमारे भारत में महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब इन सब को एक बार हम एक जगह एक मैप पे देखने की कोशिश करते हैं। आपको जो है इसकी थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब एक मैप में देखते हैं कि विश्व के कौन कौन से और भी पठार हैं। वो सारे एग्जाम पर्पस से जितने भी इंपॉर्टेंट पठार हो सकते हैं, हम सारे पठार का नाम एक जगह लिख दिए हैं। हालांकि मैप इतने अच्छे से नहीं बन पाया, तो आप अपने पास एक मैप रखें और मैप में उसको मार्क करते जाएं। ठीक है, मार्क करने से क्या होगा? आपको जल्दी ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। और जो वैसे स्टूडेंट हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य कोई और छोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस बात से ना घबराएं कि हम भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं। भौतिक भूगोल के साथ साथ जितने भी स्टैटिक जीके आ रहा है जो आप अलग से याद करेंगे, वो सारा यहाँ पे करा दिया गया है और लॉजिक के साथ कराया गया है, तो आप भूल नहीं पाएंगे कभी। अलग से अगर आप उसको रट्टा लगाते हैं तो आप पक्का भूल जाएंगे। इसीलिए आप हमारे क्लास से जुड़े रहिए, अपनी ज्योग्राफी को सही बनाते रहिए। ठीक है, और याद करने की क्षमता भी बढ़ाते रहिए, क्योंकि हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। अगर आप लॉजिक समझ जाते हैं तो आपको याद करने में उतनी मुश्किलें नहीं होंगी। ठीक, तो अब हम चलें और देखते हैं कि कौन कौन से पठार हैं। तो आप अपने एटलस में पक्का मार्क करें, एटलस जरूर रखें अपने साथ। तो सबसे पहला जो है उत्तर अमेरिका में जाते हैं तो कोलंबिया का पठार। उसके जस्ट बगल में जाएंगे लोरेंसिया, जो शील्ड अभी हमने पढ़ा है, तो शील्ड भी पठार ही होता है। मरुस्थलीय भाग को भी हम पठार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? गुयाना का पठार, कोलोराडो का पठार, ब्राजील का पठार, बोलिविया का पठार, पेटागोनिया का पठार। ठीक, तो कहाँ पे है गुयाना का पठार? कहाँ है? तो ये है दक्षिण अमेरिका में। बोलिविया का पठार और ब्राजील का पठार, पेटागोनिया का पठार। अब यहाँ से चले अगर हम, तो टांगानिका का पठार आप देखेंगे अफ्रीका में मैप पे, तो यहाँ टांगानिका लेक होगा, झील होगा यहाँ पे, उसी के पास टांगानिका का पठार बना हुआ है। उसके बाद अनातोलिया का पठार, जो पहले बता दिए कि ये क्या है? टर्की का, एशिया में जो एशिया वाला भाग है टर्की का, उसी को हम कहते हैं अनातोलिया का पठार। और अनातोलिया का पठार किसका एग्जाम्पल है आप कमेंट में लिखेंगे। उसके बाद आता है अरब का पठार। और फिर भारत में अगर चले जाएं तो भारत में देखेंगे मालवा का पठार, बाघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, और फिर जो मेन है वो है दक्कन का पठार। उसके बाद पामीर का पठार और तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे हम विश्व का छत भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारा रसिया में है वो क्या है? अकरान का पठार। और चाइना और फिर मंगोलिया के बीच एक पठार है जिसको कहते हैं मंगोलिया का पठार, और एक है शान का पठार। और अगर ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड का पठार है और उर्फान का पठार है। ये दो पठार हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हर पठार को आप देखेंगे तो कोई भी पठार के अगर आप नाम सुनेंगे तो आप अपनी थ्योरी के आधार पे बता सकते हैं वो कौन सा पठार है। तो जो छोटे एग्जाम्स हैं, जैसे रेलवेज का छोटे छोटे एग्जाम्स आते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको कॉन्टिनेंट, कंट्री और पठार के नाम याद रखने हैं। लेकिन जैसे सीडीएस, यूपीपीसीएस या और कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसका हम एक उदाहरण आपके सामने रखते हैं। आप इसको करके देखिए। जैसे आप नोट करेंगे, दिए गए पठारों में कौन सा अंतर पर्वतीय पठार नहीं है?
दिए गए पठारों में कौन सा अंतर पर्वतीय पठार नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। उदाहरण होगा कोलंबिया का पठार, दूसरा सान का पठार, तीसरा अरबियन का पठार, चौथा बोलिविया का पठार। और आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा केवल एक, दूसरा ऑप्शन जो होगा 2 और 3, तीसरा जो ऑप्शन होगा 1 और 2, और चौथा जो ऑप्शन होगा सभी। तो आप क्या पढ़े हैं इस पूरे वीडियो में, तो आप अपने आप को टेस्ट करें, ठीक है। और हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको मिलता रहे और हमारे साथ भौतिक भूगोल का सफर आप करते रहें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।